वेलकम बैक बच्चों, आपके थर्ड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के सेकेंड पार्ट में हमने पिछले पार्ट में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन या चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसके एग्जांपल्स हमने देखे। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वी सी। नेक्स्ट वी सी व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से उसको लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हाउ वी राइट और what are the rules to write a chemical equations, rules for writing chemical equations, कीमियाई तामुलात लिखने के उसूल। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। पहला पॉइंट, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर written on the left hand side while the products are written on the right hand side। यानी कीमियाई मसावात लिखते वक्त आमिल अशिया बाएं तरफ और हासिल अशिया दाएं तरफ लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पिंक पेन से आपको लिखकर बताया है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर आपको रिएक्टेंट्स यानी आमिल अशिया मिलेंगे और राइट हैंड साइड पर आपको प्रोडक्ट्स यानी हासिल अशिया मिलेंगे। इसी पॉइंट का एक और पॉइंट है यहाँ पर, एन एरो heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of the reaction। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान यानी हासिल अशिया और आमिल अशिया के दरमियान एक तीर का निशान होता है जो कि प्रोडक्ट की तरफ यानी उस रिएक्शन की सिमत को, उस कीमियाई तामुल की सिमत को जाहिर कर रहा। यानी ये रिएक्टेंट्स है, उससे ये तैयार हो रहा। समझ में आया? जैसे रास्ता बताते वक्त नहीं तीर का निशान होता है कि स्कूल हेड, यानी यहाँ पर आगे ये गली में स्कूल है, इस तरीके से। यानी यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है तो इससे क्या हासिल हो रहा है, उसकी डायरेक्शन का पता चलता है। सेकेंड पॉइंट, इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर टू और मोर दे आर लिंक्ड विद अ प्लस साइन इन बिटवीन देम। यानी अगर हासिल अशिया दो या दो से ज़ायद हों या आमिल अशिया दो या दो से ज़ायद हों तो उनको सेपरेट करने के लिए उनके बीच में प्लस का साइन यानी मुस्बत का साइन होता है। फॉर एग्जांपल ए बी प्लस सी डी, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ए बी का रिएक्शन हो रहा है सी डी के साथ, हाँ बीच में तीर का निशान है तो तैयार क्या हो रहा है, ए सी प्लस बी डी। तो यानी यहाँ पर दो आमिल अशिया हैं और दो हासिल अशिया हैं, तो दोनों के दरमियान कौन सी अलामत आपको नज़र आ रही है, प्लस साइन। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मुस्बत की अलामत आपको डालनी है। नेक्स्ट है, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। अब वो हमको तो एक ही लाइन में हमको पूरी केमिकल रिएक्शन समझानी है शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हमको कौन सी शय की क्या हालत है, कौन सॉलिड हालत में है, कौन लिक्विड हालत में है, कौन माया हालत में है यानी गैसी हालत में है, ये सब हमको बताना है। तो उसके लिए कुछ अलामतें या सिंबल्स दी गई हैं। यानी और ज़्यादा मालूमाती आपको कीमियाई मसावत आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक लाइन में मसावत देखने पर पूरी कीमियाई तामुल समझ में आ जाए। तो क्या क्या है देखिए, जैसे कि गैसियस स्टेट है तो उसको आप दो तरीके से बता सकते हो। यानी गैस अगर केमिकल इक्वेशन में यूज़ हो रही है या रह रही है तो उसको आप जी से बताओगे, स्मॉल जी से, ठीक है, जो खौस में लिखेंगे आप। या अगर उस कीमियाई अमल के दौरान गैस खारिज हो गई यानी वहाँ पर रही नहीं तो आप उसको तीर का निशान जिसका सर ऊपर की तरफ है वो बताएंगे। यानी गैसी हालत में आप दो चीज़ें इस्तेमाल करोगे, जी और एक तीर का निशान ऊपर की जानिब। इसके भी शर्त है कि अगर वहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जी यानी गैस मौजूद है तो वहाँ पर आप सिर्फ जी लिखोगे, यानी जहाँ पर रिएक्शन अगर रिएक्टेंट्स में है तो, और अगर प्रोडक्ट में है और वो रिलीज़ हो गई गैस तो वहाँ पर हम ऊपर की तरफ निशान वाला तीर बनाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा। सेकेंड वन इज़ सॉलिड स्टेट। आप वहाँ पर जो शय है वो ठोस हालत में है तो उसको हम एस यानी सॉलिड से इस तरह खौस में छोटा एस लिखेंगे। लिक्विड स्टेट को हम लिखेंगे एल। लिक्विड स्टेट का एक और हालत है एक्वियस सॉल्यूशन या आबी महलूल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी ठोस शय को जब हम पानी में हल करते हैं या माय शय को भी पानी में हल करते हैं, फॉर एग्जांपल नमक, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यानी व्हेन सॉल्ट इज़ मिक्स्ड या इन डिज़ोल्व्ड इन वाटर तो वो जो है सॉल्ट वाटर तैयार हो गया। तो अब हमको फॉर्मूले में लिखना है सॉल्ट वाटर, तो उसको हम NaCl+H2O नहीं लिखेंगे,
उसको हम लिखेंगे NaCl और खौस में लिखेंगे AQ। AQ का मतलब होता है एक्वियस सॉल्यूशन, यानी पानी में महलूल। किसी भी चीज़ को जब पानी में हल किया जाता है तो उसको एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं और उसको ज़ाहिर करते हैं AQ, खौस में लिखते हैं AQ। समझ में आई बात। और अगर आपको प्रेसिपिटेट हासिल होता है, नाउ व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट, या उसको हम रसूब कहते हैं, तो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर यानी पानी में हल पतील जो सेटल डाउन हो गया, जो पानी में पूरा हल भी नहीं हुआ, आबी महलूल भी नहीं है, पानी ऊपर है अलग से और दो चीज़ें हैं जो कि मिक्स नहीं है, समझ में आ रहा, और नीचे बैठ गया है वो चीज़ जो है, तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। और उसको ज़ाहिर करते हैं दो तरीके से, एक लिखते हैं PPT, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप खौस में PPT यानी प्रेसिपिटेट, या दूसरा है एरो साइन हेडेड टू क्या जो है नीचे की डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जो है जिसका सर हो, गैस को हम ऊपर की तरफ ज़ाहिर करते हैं, प्रेसिपिटेट को नीचे। अब हम इसी तरह की एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के आबी महलूल यानी एक्वियस सॉल्यूशन, यहाँ पर AQ लिखा हुआ है, का रिएक्शन हो रहा है जिंक मेटल के साथ जो कि सॉलिड हालत में है। तो कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विथ जिंक मेटल, कॉपर सल्फेट इज एक्वियस सॉल्यूशन एंड जिंक इज इन सॉलिड स्टेट। तो व्हाट इज फॉर्म, जिंक सल्फेट। यहाँ पर कॉपर हट गया है, कॉपर की जगह जिंक ले ली है और वहाँ पर तैयार हुआ है जिंक सल्फेट। और कॉपर जो कि सॉलिड हालत में है वो अलग हो गया है और जिंक सल्फेट भी एक्वियस हालत में यानी आबी महलूल की शक्ल में है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ जगह आपको जो है गर्म करना खुद ब खुद कीमियाई तामुल नहीं होता, आपको शय को हीट देना पड़ता है। व्हेन हीट इज़ टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो आपको वहाँ पर हीट देना पड़ेगा बाहर से, तब कहीं जाकर वो केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे दूध में चाय पत्ती और शक्कर डालने से खुद ब खुद चाय नहीं बनती, उसको उबालना पड़ता है, वैसे ही। तो ऐसी सूरत में इट इज़ इंडिकेटेड बाय द साइन थीटा, जिसको हम यहाँ पर डेल्टा, यानी उसको आप ट्रायंगल भी कह सकते हो, written above the arrow that indicates the direction of the reaction, यानी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में एरो मार्क है उसके ऊपर इस तरीके से आपको प्लस ट्रायंगल का मार्क आपको लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप जो है उससे जाहिर होगा कि वहाँ पर उसको हीट किया गया है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को जो सॉलिड है उसको अगर आप हीट करेंगे तो उसका डिसोसिएशन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है, तो इसलिए आपको एक एरो मार्क जो ऊपर की तरफ जिसका सर है वो आपने यहाँ पर बताया है। सिमिलरली द फैक्ट दैट हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग the reaction between the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust, it is indicated as follows। अब हीट अगर रिलीज हुई है, हरारत खारिज हुई है कॉपर सल्फेट और जिंक के रिएक्शन में, जो ऊपर भी हमने देखे जिंक सल्फेट और कॉपर हासिल हुआ, तो आप प्रोडक्ट में वहाँ पर प्लस हीट करके डालेंगे या हरारत करके डालेंगे, तो उससे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में हरारत खारिज हुए। मैंने आपको शुरू में क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन में तभी बताया था, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst etc. to bring about some reactions. These conditions are indicated below or above the arrow। यानी कुछ तामुलात को मुकम्मल करने के लिए कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि ख़ास दर्जे हरारत पर उसको गर्म करना पड़ता है। जैसे पानी बॉईल होना अगर हम बताएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस हम याद है हमको, है ना, या उसको ख़ास प्रेशर पर उसको जो है दबाव डालने के बाद ही वो अमल होता है, या उसमें उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको तमासी आमेल यानी आपको यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये शराइत है किसके लिए, उन कीमियाई तामुलात के मुकम्मल होने के लिए। ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर अगर हमको केमिकल इक्वेशन के थ्रू ज़ाहिर करना पड़े तो वो जो शराइत हैं उनको हम कहाँ पर लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर और नीचे। तो ऐसी एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ वनस्पति ऑयल।
वनस्पति ऑयल और वेजिटेबल ऑयल जो है उसका अगर हाइड्रोजनेशन यानी वेजिटेबल ऑयल जो लिक्विड हालत में है उसमें अगर हाइड्रोजन गैस गुजारी जाए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसमें हम कैटलिस्ट बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं निकेल को। हम कैटलिस्ट क्या होता है डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इतना आप जान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन की को तेज़ करने के लिए आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि जल्दी से अमल में आ जाए। तो कैटलिस्ट निकेल है यहाँ पर, तो उससे क्या तैयार होगा, वनस्पति घी तैयार होगा। वनस्पति घी सॉलिड हालत में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे निकेल कैटलिस्ट या तमासी आमेल हमने एरो मार्क के नीचे लिखा हुआ है। अब लास्ट पॉइंट हमारा स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूले। जब हम फॉर्मूले लिखते हैं उसी के नीचे उनका नाम लिखना चाहिए ताकि पता चल जाए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, कॉपर जो कि सॉलिड हालत में है, ये कॉन्सेंट्रेटेड CONC जो है, कोई भी शय केमिकल दो चीज़ों के होती है, एक तो होती है कॉन्सेंट्रेटेड यानी खालिस हालत में, और एक होती है हल्काया हुआ या डाइल्यूट फॉर्म में, यानी उसमें पानी। वो क्या होता है हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, हमने एसिड बेस में पढ़ा हुआ है 9th में, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड HNO3 जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसको, तो कॉपर नाइट्रेट तैयार हुआ है, CuNO3 टेकन ट्वाइस, एक्वियस सॉल्यूशन प्लस 2NO2 जो कि गैसियस हालत में है, एंड प्लस 2H2O यानी वाटर जो है मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड हालत में। इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी इक्वेशंस। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर रह गई है मैंने फॉर्मूलों के नाम नहीं लिखे नीचे, यानी ये कॉपर है तो यहाँ पर आपको नीचे कॉपर डालना पड़ेगा। HNO3 को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और देते वाटर। एक और केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल हो रहा कॉपर पे, लेकिन नीचे कॉन्सेंट्रेटेड के बजाय हम डाइल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर कॉपर का HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ अमल होगा तो वहाँ पर क्या तैयार होगा, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर ज़्यादा तैयार हुए। समझ में आया? तो खाली यहाँ पर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड अलग अलग इस्तेमाल करने से यहाँ पर इक्वेशन चेंज होती है। इसलिए आपको इसको स्पेसिफिकली मेंटेन एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो बच्चों आज हमने 2 पार्ट में हमारे केमिकल रिएक्शंस के बारे और इक्वेशन के बारे में देखा। हमने देखा केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और उनको लिखने के क्या क्या तरीक़े हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये मेरा चैप्टर का पहला हिस्सा समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिए, पढ़िए, समझिए, और जो भी डाउट्स हैं पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हो आप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।